जय हिंद। देखिए आप लोग को ये आप लोग को ज्योग्राफी यानी भूगोल के पार्ट 1 का आप लोग जान लीजिए क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों कक्षा के लिए है। आप लोग को ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख दिया गया आप लोग संसाधन विकास और उपयोग। यहाँ पे आप लोग को सेकंड पार्ट समझाएंगे। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले हम संसाधन का परिभाषा समझा चुके थे, संसाधन बता चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग को संसाधन के बारे में हम बताएंगे। संसाधन में समझ लीजिए। चलिए देखिए, और हाँ आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं या आप लोग इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग इसके पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। आप लोग को वीर कोचिंग सेंटर ऐप इंस्टॉल करना होगा, जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा वीर कोचिंग सेंटर। आप लोग वहां से इंस्टॉल करने के बाद आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आप लोग ये वीडियो में बताइए। यहाँ पे देखिए आप लोग मनुष्य, ये संसाधन का परिभाषा है। मनुष्य अपने जीवन को सुखद समृद्ध बनाने तथा अपने आर्थिक विकास के लिए, देखिए सुखद समृद्ध बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग सुखद बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं ताकि जाने में हम लोग सुखमय हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे है तो यहाँ पे कूलर लगवा लिए, पंखा लगवा लिए, एसी लगवा लिए, रेफ्रिजरेटर रखे हैं, मान लीजिए बहुत सारा फैसिलिटी रखे हैं अपने सुखद जीवन बनाने के लिए। ये नहीं कि सुखद जीवन के लिए कूलर कुर्ता में लगा लेंगे, कूलर कुर्ती में लगा लेंगे, ये नहीं हम बात बोल रहे हैं ना। आप लोगों को सुखद जीवन जो कि हम लोग के लिए सुखमय कुछ भी हो, लोग कहीं भी कूलर लगवा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए देखिए, बस सुखद जीवन के लिए समृद्ध बनाने तथा अपने आर्थिक विकास, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर्थिक विकास हो रहा है। विकास के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग अपने विकास के लिए, जैसे मान लीजिए जेसीबी है, जेसीबी जैसे मान लीजिए पहले कुदाल होता था, कुदाल से मिट्टी की खनाई होती थी, मिट्टी इधर उधर फेंकी जाती थी। अब क्या है, अब जेसीबी है, जल्दी काम कर देती है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यही हो गई है, लोगों का रोजगार थोड़ा छीन गया है। चलिए यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, वस्तुओं का, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, तो आर्थिक जीवन के सुखमय बनाने के लिए या विकास के लिए जिन वस्तु का उपयोग करते हैं या उनका निर्माण मूलभूत पदार्थों से होता है, उन मूलभूत पदार्थों को बस हम यही तरह पदार्थों याद रखें, पदार्थों को संसाधन करते हैं। देखिए दुनिया का सारा चीज जो है, सारा पदार्थ है, उसको संसाधन कहेंगे कब, जब मान लीजिए उसका सही ढंग से उपयोग होगा तब। जैसे मान लीजिए हम कोई भी जैसे पर्वत है, पर्वत है तो पर्वत तब तक संसाधन नहीं है जब तक इसका हम पर्वत से कोई गिट्टी न बना ले, पर्वत से कोई पदार्थ न प्राप्त कर ले, तब तक वो संसाधन नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा खनिज है जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, जो हम लोग के लिए लाभदायक है, वही संसाधन है। चल देखिए संसाधन के बारे में अच्छे से बता दिए थे, वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं संसाधन का वर्गीकरण। हम पिछले वीडियो में बोले भी थे संसाधन का वर्गीकरण बताएंगे, संसाधन को कितने तरह से बांटा जाता है उसके बारे में। तो देखिए संसाधन को हम बांटे हुए हैं 5 प्रकार से। तो पहला है उपलब्धता के आधार पे, पहला उपलब्धता के आधार पे। अच्छा, दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा पुनः प्राप्ति के आधार पर, चौथा है स्वामित्व के आधार पर, पांचवा है विकास के स्तर के आधार पर। यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहला समझेंगे उपलब्धता के आधार पे। उपलब्धता में हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, उसकी कमी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जानना होता है। यानी वो चीज उपलब्ध है तो किस रूप में है, प्राकृतिक पदार्थ है कि मानव पदार्थ। जैसे मान लीजिए अस्पताल है, तो अस्पताल भी संसाधन है, आप लोग जानते हैं। अस्पताल संसाधन है तो क्या है, ये मानव द्वारा अस्पताल बनाया गया है, तो मानव पदार्थ हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नदियां हैं, नदी हम लोग बनाए हैं नहीं ना, हम लोग से नदी बनेगा ही नहीं, बस नदी के पानी को एक जगह मोड़ने के लिए, घेरने के लिए हम लोग बांध बनाते हैं, ना कि नदी बनाते हैं। नदी में जो जल आता है प्राकृतिक आता है, नदी भी प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है, नदी प्राकृतिक पदार्थ है। और मान लीजिए हम लोग कार, बोलेरो, स्कॉर्पियो जो भी हो, वो क्या है, मानव पदार्थ है, नहीं मानव उसको बनाया है। इस आधार पर भी बांट सकते हैं। चलिए उसके बाद आप लोग देखिए स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। स्रोत या उत्पत्ति मतलब स्रोत मतलब कहां से प्राप्त होता है, सोर्स इंग्लिश में सोर्स क्या है, स्रोत में कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। देखिए जैसे जैविक लाइट कर गया है, उससे मैं माफी चाहता हूं क्योंकि वीडियो अच्छी नहीं दिखेगी, खैर उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने का तजुर्बा होना तो ये समझना चाहिए आप लोगों को, लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस चल देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्रोत के आधार पर जैविक और अजैविक।
थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, उतना पे यहीं पे था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जैविक, जैविक मतलब जीव से प्राप्त हो, जीव, जीव से प्राप्त हो। और जैविक माने अजीव से प्राप्त हो। जैसे देखिए जैविक से मान लीजिए पक्षी है, पक्षी भी हम लोग के लिए संसाधन है, कोई जानवर है, जानवर भी हम लोग का संसाधन है। या मान लीजिए कोई फल हो, फल जैसे आम हो, ले लीजिए शहतूत, शहतूत को कहा जाता है, आप जानते हैं शहतूत जो पैकेट होता है कि लंबा लंबा होता है, छोटा छोटा खाता लगता है, शहतूत खाएंगे, शहतूत मतलब कौन तरीका है इसको देखिए। तो जैविक वो क्या पौधा से प्राप्त हुआ, तो पौधा क्या है, जीव है, जैविक है, तो वो जैविक हो गया। जैसे मान लीजिए पत्थर, पर्वत से पहाड़ से प्राप्त हुआ, तो पत्थर क्या हो जाएगा, अजैविक। तो एक जैविक के आधार पर बना गया है और एक अजैविक। लोहा क्या है, लोहा अजैविक है। अच्छा मान लीजिए ये कोई फल क्या है या कोई जानवर के नाम से क्या है, ये अजैविक के संसाधन हो जाएगा। अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन इस आधार पर बना गया है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। चलिए तीसरा है पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति, इसे मान लीजिए फ्यूचर में कभी कोई संसाधन समाप्त हो जाए या समाप्त होने के कगार पे है या उसकी कमी हो जाए, तो ये हम लोग पढ़ते हैं आप लोग को पुनः प्राप्ति के आधार पर बातें हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय का मतलब वो फिर से नया बन सकता है, फिर से नया प्राप्त हो सकता है जल्दी। अनवीकरणीय का मतलब फिर से प्राप्त नहीं हो सकता है, फिर से नहीं बन सकता है, उसको अनवीकरणीय कहते हैं, ठीक ना। देखिए ये आप लोगों को इससे एग्जाम में काफी प्रश्न उठता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में, इसको अच्छा से ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम फिर से प्राप्त कर लिए, किसी संसाधन को फिर से प्राप्त कर लिए, तो वो नवीकरणीय में आएगा। जैसे मान लीजिए वन हो, वन अगर हम खत्म करेंगे तो वन हम फिर से लगा भी सकते हैं, यदि वो क्या नवीकरणीय संसाधन आएगा, नया बन सकता है। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा, सौर से ऊर्जा प्राप्त की है, तो हम लोग मान लीजिए खत्म हो गया है ऊर्जा, तो ऊर्जा प्राप्त किया, कल हम लोग प्राप्त कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। चलिए और नवीकरणीय, जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला है या पेट्रोलियम है या पेट्रोल है, ठीक ना, या खनिज हो या कोई भी ऐसा लोहा चांदी सोना, उसके खनिज या भंडारण समाप्त हो जाए, फ्यूचर में हो सकता है समाप्त हो जाए, तो फिर से बन सकता है, नहीं बन सकता है। कोयला फिर से बन सकता है, नहीं बन सकता है। बोलिए कोयला तो 12 करोड़ वर्ष पहले बना था, तो बन सकता है। देखिए हाँ बन सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय लग सकता है, जो कि ये हम लोग के कुछ समय में नहीं बन सकता है, इसलिए अनवीकरणीय श्रेणी में रखा जाएगा। नवीकरणीय फिर से प्राप्त हो सकता है, फिर से बन सकता है। जैसे मान लीजिए बकरी क्या है, ये नवीकरणीय जाएगा, फिर से बकरी बन जाएगी, फिर से बकरी हो जाएगी। अब बकरी को हम मतलब पूरा विलुप्त करने की बात नहीं बोल रहे हैं, ये मत समझिए विलुप्त करके फिर बकरी बनाने की बात किया जाए, नहीं, हम बोल रहे हैं मान लीजिए बकरी है, एक बकरी 5 बकरी है, तो फिर से बकरी निर्माण होगी, फिर से बकरी का जन्म होगा, इसलिए वो नवीकरणीय हो जाएगा। मनुष्य भी नवीकरणीय में आ जाएंगे, ठीक ना। लेकिन अब नवीकरणीय जो जल्दी खत्म हो जाए जो संसाधन, वो जल्दी बनेगा नहीं, ये जल्दी बन जाएगा, ठीक ना, नवीकरणीय जल्दी बन जाता है। तो बता देखिए आप लोग स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व मतलब अपनापन के आधार पे। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ निजी होता है, निजी संसाधन, कुछ सामुदायिक होता है, कुछ राष्ट्रीय होता है, कुछ अंतरराष्ट्रीय होता है। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, यहाँ पे आप लोग को समझना होगा। चलिए आप लोग को निजी संसाधन, देखिए इसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको बता देते हैं। निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मेरा कार मेरा है, तो उसमें मेरा अधिकार है, हम को जहां मन करेगा जाने के लिए हम जाएंगे, हमको जहां नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे, मेरे लिए स्वतंत्रता, वो मेरा कार है, उसमें मेरा अधिकार है। यानी निजी में प्राइवेट में उसका अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कोचिंग है, सरकारी कोचिंग है, नहीं ना, सरकारी स्कूल है, नहीं है, इस पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। जैसे मान लीजिए हमको आज क्लास छुट्टी करना होगा तब छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कल लगाना हो तो कल भी लगा सकते हैं, जैसे में तैसे करना होगा, हम अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी 2 घंटा पढ़ाना है, हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे, किसी कभी आधे घंटे ही पढ़ाना है तो हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को हमको अच्छा से अच्छा नॉलेज देना होगा, तभी हमारे पास बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक ना। ये हमारा निजी हो गया। जैसे मान लीजिए कोई घर, जैसे हमारा घर है, हमारा जो फसल रोपने वाला खेती है, जैसे खेत, तो वो कृषि करने के लिए खेती जो मिला है वो उस पे मेरा अधिकार है, वो स्वतंत्रता है मेरा, उस पे स्वतंत्रता है, वो मेरा अधिकार। देखिए तो वो निजी हो गया, प्राइवेट हो गया। किसी मान लीजिए कोई घर है मेरे घर में कोई रह सकता है जबरदस्ती या कुछ पैसे भी नहीं रह सकता है, तो उसमें हम रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा स्वतंत्रता है, उसमें रहने का मेरा पूरा अधिकार है, इसलिए वो निजी क्षेत्र में आएगा, प्राइवेट सेक्टर में आएगा। जैसे आप लोग दुकान में किए होंगे तो वो सब आएगा प्राइवेट सेक्टर में। चलिए सामुदायिक में आता है, सामुदायिक देखिए इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल से पढ़ते चलेंगे। एक होगा वो करके यहाँ पे लिखा रहेगा उपलब्धता के आधार पे एकदम, और उसके बारे में पूरा निचोड़ हम लोग पढ़ते चलेंगे। आप लोग को वीडियो को देखते चलना होगा, ठीक ना। देखिए बारी से समझिए आप लोग। इसका सामुदायिक से मंदिर है, मंदिर में किसी एक का ही अधिकार है, तो हम भी जाएंगे तुम लोग नहीं जाओगे,
हाँ वो अगर कोई अलग बनवा दे तो उसके बाद उसको अपवाद लेकर चलिए, उसको नहीं मालूम चला है। लेकिन ज्यादातर मंदिर होता है समुदाय में होता है, उस मंदिर में कोई भी जाएगा उस सबको अधिकार है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए चारागाह है, चारागाह गांव में चारागाह है तो उस पे गांव के सभी लोगों का अधिकार है। गांव का फील्ड है तो उस पे सभी लोगों का अधिकार है। जैसे मान लीजिए नहर है, नहर पे सभी लोगों का अधिकार है। अच्छा उसी तरह से मान लीजिए आप लोग को कोई सामुदायिक भवन हो, आप लोग देखते हैं सामुदायिक भवन सरकार द्वारा बनाए थे तो सबके लिए होता है ना। इसलिए जान लीजिए जो समुदाय है उस पे सभी लोगों का अधिकार। जैसे मान लीजिए कब्रगाह है तो गांव में कब्रगाह है, कहीं भी कब्रगाह होता है तो कब्रगाह जो होता है उस पे सबका अधिकार है, ये नहीं कि किसी विशेष का है। अब मान लीजिए कोई भी होता है अपना कब्रगाह बनाता है तो वो अपना दूसरा बात हो गया, वो तो प्राइवेट में जाएगा, निजी में। लेकिन जो समुदाय में होता है जैसे मंदिर हो गया, चारागाह हो गया, कब्रगाह हो गया, नहर हो गया, ये सब क्या है समुदाय के, इस पे सभी का अधिकार है, इस पे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हम घर में किसी को आने नहीं देंगे, तुम लोग मेरे घर में नहीं आ पाओगे, नहीं आओगे, उसमें मेरा अधिकार तो नहीं था। लेकिन मंदिर में हम कर सकते हैं, तुम लोग मंदिर में नहीं जाओगे, मेरा अगर मंदिर है तो वो बात दूसरा है। लेकिन समुदाय जो है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। चलिए देखिए उसके बाद राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या होता है? तो राष्ट्रीय मतलब एक देश के सीमा के अंदर जो भी चीज होता है ना, राष्ट्रीय से नदी, नहर, रोड, सड़क, जो समझ रहे हैं, जो भी होता है जो भी खनिज या कुछ भी मतलब देश के सीमा के भौगोलिक सीमा के अंदर हो वो राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय पूंजी में आता है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम भारत के अंदर जहाँ भी है वो भारत के अंदर भौगोलिक सीमा के अंदर मान लीजिए मिल रहा है तो वो भारतीय संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। राष्ट्रीय संसाधन में आएगा, आप लोग समझ गए। अंतरराष्ट्रीय, अब देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय कहने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए। सागर तटों के पास 12 समुद्री मील, यहाँ 12 समुद्री मील कहिए नहीं तो 19.2 किलोमीटर कहिए, तो 19.2 किलोमीटर तक के महासागरों क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भी देश की संपत्ति होती है। जैसे देखिए मान लीजिए समुद्र है, ये समुद्र में सॉरी समुद्र नहीं, ये देश है, मान लीजिए देश है और देश के थोड़ा सा दूर 19.2 किलोमीटर तक, 19.2 किलोमीटर तक कुछ भी हो वो देश क्या होगा, उसी देश की संपत्ति होती है। यहाँ पे देख रहे हैं उसी देश की संपत्ति होती है, ठीक है ना। कितना किलोमीटर, तो 19.2 किलोमीटर आती है, तब राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आती है। इस पर ध्यान रखिएगा कितना किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोग को एग्जाम में आता रहता है। चलिए उसके बाद आप लोग अंतरराष्ट्रीय, जैसे मान लीजिए देश के भौगोलिक सीमा के बाहर वाला क्षेत्र, बाहर वाला क्षेत्र जो भी होता है वो अंतरराष्ट्रीय में आता है। तो बाहर वाला जो भी संपत्ति हो, पूंजी हो, संसाधन हो, सब अंतरराष्ट्रीय में आता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम बनाया गया है, कैसा कानून है। जैसे देखिए भारत तट से 200 किलोमीटर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सागर तट से 200 किलोमीटर, जैसे भारत देश है तो भारत देश के बाद सागर होता है। सागर का मतलब कौन, ये सागर घेरा हुआ है सबको, यानी समुद्र, ठीक है। समुद्र तट के महासागरीय क्षेत्र को किसी देश की अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, क्या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। अच्छा बाबू देख लीजिए, कहेगा कि एग्जाम में देता है किसी भी देश के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितना होता है, तो 200 किलोमीटर होता है। इस बात को याद रखिएगा, 200 किलोमीटर माना जाता है, जहां से मछलियां पकड़ने तथा भूतल से धातु एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है। देखिए मान लीजिए कोई देश है, भारत देश है, कोई भी देश हो, जापान हो, चीन हो, भूटान हो, कोई भी देश हो, तो देखिए उस देश के 200 किलोमीटर दूर तक, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, तब भारत अपने जाएगा समुद्र में 200 किलोमीटर तक मछली पकड़ के लाएगा, उसको कोई रोक नहीं है, उसका अधिकार है। मछली पकड़ने जाएगा, धातु लाने के लिए जाएगा या अन्य वस्तु जो उसको खोज करेगा लाने जाएगा, हाँ उसके कोई रोक नहीं कर सकते, कोई देश नहीं रोकेगा। जैसे मान लीजिए भारत के 200 किलोमीटर के अंदर में आता है तो कोई दूसरा देश नहीं आएगा तो वो समझा जाएगा लुटेरा, तो दूसरे देश में लूटने है, उससे युद्ध या लड़ाई की जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई 200 किलोमीटर के अंदर नहीं आएगा, वो उस देश की संपत्ति होती है। 200 किलोमीटर क्या होती है, देश की संपत्ति होती है, जहां से हम लोग मछलियां पकड़ सकते हैं या भूतल से धातुएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर। किसी भी देश के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर तक होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होने भी नहीं देंगे। एक एक करके आप लोग को उपलब्धता के आधार पे, स्रोत के आधार पे, पुनः प्राप्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पे आप लोग को पांचों के बारे में एक वीडियो हम लाएंगे, एक वीडियो अच्छे से समझाते हुए बारीकी से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।